हम जंतुओं और मानव में पोषक पदार्थ का अध्ययन कर रहे थे। पोषक पदार्थ के इस तीसरे वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिश करेंगे कि विगत परीक्षाओं में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं उन प्रश्नों के साथ साथ हमारा लेक्चर भी चलता रहे और दोनों चीज़ें एक साथ कंप्लीट हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोटीन। तो प्रोटीन के संबंध में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पोषक पदार्थ हैं। नाइट्रोजन युक्त मतलब कि हमने वसा और कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा है और उसमें हमने देखा था कि भाई ये जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, साथ साथ में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना होगा कि प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोटीन जो होता है वो एक बहुत बड़ा अणु होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, और ये छोटी छोटी इकाइयों या संरचनाओं से मिलकर बनता है। तो जिन छोटी संरचनाओं या इकाइयों से मिलकर प्रोटीन बनता है उनको हम अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल। प्रोटीन कौन सी संरचनाओं से मिलकर बनता है? अमीनो अम्ल से। अब थोड़ा सा हम इस अमीनो अम्ल को डिटेल में देख लेते हैं। तो अमीनो अम्ल का सबसे पहला पॉइंट जो कि अभी हमने देखा कि ये आपस में मिलेंगे और इनके आपस में मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। दूसरा कि ये अमीनो अम्ल आपस में जब जुड़ेंगे तो जुड़ने के लिए इनके बीच में कोई न कोई बंध तो बनना चाहिएगा, और वो कौन सा बंध है जो आपस में जोड़ेगा इनको और इनको जोड़ करके प्रोटीन बनाएगा, उस बंध का नाम है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध। अगली बात, अमीनो अम्ल कहाँ पर जाकर के आपस में जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण स्थल कौन सा है, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो शरीर में कोशिकाएं पाई जाती है और कोशिकाओं में एक राइबोसोम नाम की संरचना होती है। उस राइबोसोम पर ये अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कोशिका में कौन सी संरचना प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? राइबोसोम। तो राइबोसोम को हम कोशिका का इंजन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट, जीवों में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के प्रोटीन हैं, एक सरल छोटा सा वायरस हो या एक जटिलतम विशाल प्राणी हो, सभी प्रकार के जीवों में जितने भी प्रकार के प्रोटीन हैं वो सारे के सारे प्रोटीन केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। यह भी परीक्षा में आ चुका है प्रश्न कि जीवों में पाए जाने वाले प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से। ठीक है। अब ये जितने भी अमीनो अम्ल हैं, यानी हमने देखा कि भाई सभी प्रोटीन 20 टाइप के अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। तो ये 20 टाइप के जो अमीनो अम्ल हैं, 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं, इनको हम मोटे मोटे रूप से 2 भागों में, 2 श्रेणियों में विभेदित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहली श्रेणी का नाम है आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरी श्रेणी का नाम है अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल का मतलब ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। जब कोई चीज़ हमारे शरीर में नहीं बनेगी तो हमें उसे बाहर से खानी जरूरी होती है। इसलिए आवश्यक अमीनो अम्ल वो अमीनो अम्ल हैं जो बॉडी में यानी शरीर में नहीं बनते हैं और इन्हें बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल वो हैं जो शरीर में बनते हैं। जब शरीर में बनेंगे तो इनको हमें बाहर से भोजन के रूप में खाने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए ये अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं क्योंकि ये शरीर में बनते हैं और इन्हें भोजन के रूप में खाने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल अमीनो अम्ल कितने थे? 20, और 20 में से 8 अमीनो अम्ल जो हैं, 8 वो आवश्यक हैं और शेष 12 अमीनो अम्ल अनावश्यक हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात और मैं ऐड करूँगा कि 2 अमीनो अम्ल हिस्टिडीन और आर्जिनिन कभी कभी आवश्यक है और कभी कभी अनावश्यक, इसलिए इनको अर्ध आवश्यक सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना ही पर्याप्त है कि आवश्यक अमीनो अम्ल
वयस्कों में 8 हैं, शिशुओं में आवश्यक अमीनो अम्ल 9 हैं। अब हम प्रोटीन वाले पॉइंट पे वापस आते हैं। हम प्रोटीन को पढ़ रहे थे। प्रोटीन में हमने 2 पॉइंट देख लिए हैं। एक तो प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पोषक पदार्थ है। दूसरा हमने देखा कि प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल से मिलके बने होते हैं। फिर हमने अमीनो अम्लों को थोड़ा सा डिटेल में देख लिया। अब हम अगला पॉइंट प्रोटीन के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। तो हम 2 प्रकार की खाद्य सामग्री खाते हैं, एक जंतु आहार, दूसरा वनस्पति आहार। जंतु आहार में जैसे मांस, अंडे, दूध, पनीर, मछली, ये जितने भी जंतु आहार हैं उन सब में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए जितने भी जंतु आहार हैं वो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। वनस्पति आहार में सभी वनस्पतियों में प्रोटीन नहीं होता, जैसे कि फलों और सब्जियों में प्रोटीन बहुत कम होता है। वनस्पतियों में दालें जो होती है, पल्सेज जो होती है, वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसी के अंतर्गत सोयाबीन जो है, जिसके आप जानते ही होंगे तेल वगैरह आता है और सोयाबीन को हम खाते हैं, तो ये जो सोयाबीन है उसमें वनस्पतियों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, लगभग 43 से 44% तक। ठीक है। छोटा सा पॉइंट एक और है, हम वो देख लेते हैं कि ये जो प्रोटीन है उनका पाचन होने से क्या बनेगा। तो प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल के। इसलिए जब प्रोटीन का पाचन होगा तो वापस अमीनो अम्ल ही बनेगा। ठीक है। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का मुख्यतः पाचन शरीर में आमाशय में होता है और प्रोटीन का शेष पाचन छोटी आंत में होता है। तो इस तरीके से हमने प्रोटीन की स्रोत और पाचन ये दोनों चीज़ें देख ली। अब हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रोटीन। इनकी एक मैं लिस्ट दे रहा हूँ और ये जितने भी प्रोटीन मैं यहाँ बताऊँगा ये सारे प्रोटीन किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं कि ये वाला प्रोटीन किस में पाया जाता है, ये वाला किस में पाया जाता है, इस तरीके से परीक्षा में पूछते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा सीरियसली देख लें। तो सबसे पहला प्रोटीन है बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आपके शरीर में जो बाल और नाखून जो होते हैं या किसी भी प्राणी में बाल और नाखून जो होते हैं वो कौन से प्रोटीन से बने होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर है कीरेटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कीरेटिन प्रोटीन। दूसरा है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक वो उत्तक होते हैं जो शरीर के अंदर विभिन्न अंग होते हैं, इन अंगों को इन अंगों के बीच में पाए जाते हैं, इनको उनकी जगह पर बांधे रखते हैं, इनके बीच में जो खाली जगह होती है उसको भरते हैं। तो ये जो संयोजी उत्तक होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? तो उसका उत्तर है कोलेजन प्रोटीन। ये परीक्षा उपयोगी है, ध्यान रखें, आ चुके हैं सारे परीक्षा में। इसके बाद हमारे शरीर में जो मसल्स होती है, मांसपेशियाँ, स्ट्रेंथ, ताकत, मसल्स, ये मांसपेशियाँ कौन से प्रोटीन की बनी होती है? तो इनमें मुख्यतः रूप से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। इसके बाद में बॉडी में रक्त होता है और रक्त स्कंदक प्रोटीन होते हैं, यानी कि जब कभी हमें चोट लग जाती है तो हमारे शरीर से खून बहने लगता है और कुछ समय बाद में खून बहना रुक जाता है, यानी खून का बहना रुकना जिसे रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का बनना कहते हैं। तो ये जो खून का थक्का बनाता है वो कौन सा प्रोटीन है? रक्त का स्कंदन करने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो उस प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इसके बाद एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब प्रतिरक्षी, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली जो संरचनाएं हैं उनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। रोगों से लड़ करके हमें रोगों से बचाती है। तो ये एंटीबॉडी कौन से प्रोटीन से बनती है? तो ये बनती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन से बनती है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इसके बाद में श्वसन वर्णक। श्वसन वर्णक उसे कहते हैं जो शरीर में गैसों का आदान प्रदान करते हो, फेफड़ों से उत्तकों तक और उत्तकों से फेफड़ों तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का काम करते हो, उसे श्वसन वर्णक कहते हैं। और ये श्वसन वर्णक जो होते हैं रक्त में पाए जाते हैं। जैसे मानव में श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। इसके बाद अंडों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अंडों में एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, अंडों में कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो इस तरीके से आज तक परीक्षा में जितने भी प्रोटीन पूछे गए हैं छोटी मोटी परीक्षा में, वो सारे प्रोटीन यहाँ एक लिस्ट के रूप में मैंने बता दिए हैं। उनको आप अच्छी तरह से थोड़ा देख लें क्योंकि बहुत उपयोगी हैं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोटीन की कार्य। तो जैसे हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था जंतुओं या मानव में पोषक पदार्थ का, तो उसमें मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती है वो ऊर्जा प्रदायक है
और प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर निर्माण है। आपकी बॉडी की जितनी भी संरचना है, चाहे बाल है, नाखून है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, ये जितनी भी संरचना है वो सभी संरचनाएं प्रोटीन की बनी होती है। इसलिए प्रोटीन क्या है? शरीर की संरचनाओं को निर्माण करने वाला या शरीर निर्माणकारी पदार्थ है। ठीक है। दूसरा, आपकी फिजियोलॉजी यानी आपके शरीर के कार्य से रिलेटेड जो मेन दो एजेंट होते हैं, एक हार्मोन्स और दूसरा एंजाइम। तो ये हार्मोन और एंजाइम भी होते हैं, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। हमने वसा में देखा था कि कुछ हार्मोन जो स्टेरॉइड से बनते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, लिंग हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इनको अगर छोड़ दे तो बाकी के सारे हार्मोन या तो प्रोटीन के बने या प्रोटीन की जैसी छोटी संरचना होती है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, इनसे मिलकर बनते हैं। तो कुल मिलाकर के हार्मोन्स प्रोटीन के बनते हैं। और एंजाइम, जितने भी एंजाइम है, पेप्सिन, रेनिन वगैरह जितने भी एंजाइम है, वो सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये दोनों जो मेन फिजियोलॉजिकल एजेंट है वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। दो काम हो गए प्रोटीन के, पहला शरीर का निर्माण करना और दूसरा हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडी का निर्माण करना। तीसरा, मैंने बताया था कि जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं हो, वसा भी नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरीके से प्रोटीन ऊर्जा प्रदायक भी है, लेकिन मुख्य ऊर्जा प्रदायक नहीं है। मुख्य रूप से कौन है? कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं हो तब जाकर के ये प्रोटीन जो होता है वो ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रोटीन के 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद में देखते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं उनको हम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बोलते हैं। जनरली आपने कुपोषण शब्द सुना होगा। तो ये कुपोषण जो होता है वो सीधा सीधा प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। प्रोटीन की कमी को ही हम मेनली या मुख्य रूप से कुपोषण कहते हैं। और आपने कुपोषण जब भी सुना होगा तो छोटे बच्चों के रेफरेंस में सुना होगा। तो इसलिए प्रोटीन की कमी जो होती है वो ज़्यादातर छोटे बच्चों में होती है, 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें होती है। ठीक है। तो ये जो प्रोटीन की कमी होती है इसे हम पूरा प्रोटीन ऊर्जा मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कमी रोग या कुपोषण बोलते हैं। और इसके अंदर 2 तरीके के रोगों को शामिल किया जाता है, एक है मेरास्मस और दूसरा है क्वाशियोरकोर। प्रोटीन ऊर्जा जो कमी रोग हैं उसमें 2 तरीके के रोग आते हैं, एक मेरास्मस और दूसरा क्वाशियोरकोर। मेरास्मस और क्वाशियोरकोर जनरली बहुत कुछ सिमिलर ही होते हैं। छोटा सा फ़र्क ये होता है कि पहले तो ये सिमिलर इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है। फ़र्क ये है कि मेरास्मस 1 साल या उससे भी छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है, जबकि क्वाशियोरकोर 1.5 साल या उससे बड़े बच्चों में होता है, 5 साल तक के बच्चों में होता है। मेरास्मस में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी होती है, इसलिए बच्चा पूरी तरीके से दुबला पतला हो जाता है और हड्डियाँ दिखने लग जाती है। क्वाशियोरकोर में जनरली क्या होता है कि प्रोटीन की कमी तो होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा की उतनी कमी नहीं होती है जितनी कि प्रोटीन की कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का शरीर तो दुबला होगा, यानी हड्डियाँ, हाथ पाँव वगैरह सब एकदम दुबले पतले होंगे, लेकिन पेट जो होगा वो फुला हुआ या एडिमा की कंडीशन में होगा। ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया कि भाई मेरास्मस और क्वाशियोरकोर ये दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। मेरास्मस 1 साल से छोटे बच्चों में होता है, क्वाशियोरकोर 1 या 1.5 साल से बड़े या 5 साल तक के बच्चों में होता है। मेरास्मस में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा की भी सख्त कमी होती है। क्वाशियोरकोर में प्रोटीन की कमी जितनी होती है उतनी कार्बोहाइड्रेट और वसा की नहीं होती है, इसलिए पेट थोड़ा फुला हुआ होता है। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये प्रोटीन की कमी होती क्यों है। तो अभी हमने देखा कि जनरली प्रोटीन की कमी होती है वो छोटे बच्चों में होती है। ठीक है। और 1 से 5 साल तक के बच्चों में होती है। और उसकी मोटी मोटी वजह ये होती है कि माँ जो होती है, जो मदर्स होती हैं, वो बच्चों को स्तनपान करवाना बंद कर देती है, जो कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। और उसकी जगह जो अल्टरनेटिव फूड्स होते हैं, जो परंपरागत भोजन होते हैं, रोटी वगैरह, उस पे उस बच्चे को वो खाना देना शुरू कर देती है। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों में प्रोटीन की विशेष रूप से कमी हो जाती है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात है कि स्तनपान एक निर्धारित समय तक माँओं को करवाना होगा, अन्यथा बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। बच्चों को मतलब निश्चित समय तक स्तनपान करवाने के बाद ही अल्टरनेटिव फूड पर ले जाना चाहिए। और दूसरी प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण है कि भाई गरीबी और भूखमरी। कई जगह लोगों को पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ या खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है ना। दालें नहीं उपलब्ध हैं, मांस वगैरह उनको उपलब्ध नहीं होते हैं, अंडे वगैरह उपलब्ध नहीं होते हैं, है ना। वनस्पति जिसमें प्रोटीन मिलता है, दालें वगैरह, वो उपलब्ध नहीं होती है, भूखमरी और गरीबी होती है। तो ऐसी स्थिति में भी प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि प्रोटीन की कमी जनरली छोटे बच्चों में होती है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि प्रोटीन की कमी बड़ों में नहीं होती है। प्रोटीन की कमी बड़ों में भी हो सकती है, लेकिन बड़ों में तब होगी जब ज़्यादा ही गरीबी या भूखमरी की स्थिति हो।
तो इस तरीके से आज हमारा ये प्रोटीन का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देख लिए और हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। अगला हमारा जो भी वीडियो होगा उसमें हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे।